मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रह गए थे उस वीडियो में नहीं आए थे तो इस वीडियो में देखिए। देखो सबसे पहले है भिन्न वाला क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का फॉर्मूला पता होना चाहिए और शुरुआत देखो कैसे करेंगे। जब भिन्न वाला फॉर्मूला है तो माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश कितना मान लोगे, x मानोगे। माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर, हर कितना मान लोगे, y मानोगे। और भिन्न का फॉर्मूला है भिन्न बराबर अंश बटे हर, यानी x/y। ये फॉर्मूला रहेगा आपका और इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए हमने इसको कवर कर दिया। अब उसके बाद देखो प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। इस क्वेश्चन में क्या कहा, इसने कहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, ये भिन्न का अंश है और नीचे कितना आएगा, हर आएगा। दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो हमने 2 जोड़ दिया। देखो तो इसने कहा तो वो भिन्न किस में बदल जाती है, 9/11 के बराबर हो जाएगी। तो हमने 9/11 कर दिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और 2 में करेंगे तो 11 दूनी कितने हो गए, 22 हो गया। बराबर 9 की y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y होगा और 9 की 2 में गुना करेंगे, 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। अब 11x तो सेम टू सेम लिख दिया और 9y इधर आके कैसा हो गया, माइनस का हो गया। 22 सेम टू सेम लिख दिया, 18 इधर आके कैसा हो गया, माइनस का हो गया। और बराबर में 0, तो 11x और माइनस के 9y सेम टू सेम। 22 में से 18 घटा दो, कितने बचेंगे, 4, बराबर कितना, 0। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। अब उसके बाद लिखेंगे इसने आगे की शर्त क्या कही, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो यानी सेकंड शर्तानुसार। सेकंड शर्त क्या करी, सेकंड यानी दूसरी शर्तानुसार। यदि अंश में और हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। जब घटाने की बात करी जाएगी तो घटाएंगे और जोड़ने की बात की जाएगी तो जोड़ेंगे। इसने कहा कि अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अब हमने 5/6 के बराबर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये 6x हो गया और 6 ते कितने हो गए, 18। 5 की y मल्टीप्लाई करके 5y और 5 ते कितने हो गए, 15। ये इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये प्लस में 18 है आपका और माइनस के 15 बराबर 0। 6x सेम टू सेम, माइनस के 5y सेम, 18 में से 15 गए, कितने बच गए, 3 और बराबर में 0। समीकरण कितनी बन गई आपकी, ये 2 बन गई। अब देखो या तो हम x का गुणांक इक्वल करेंगे या y का गुणांक इक्वल करेंगे। x का गुणांक इक्वल करने के लिए या y का गुणांक इक्वल करने के लिए इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर हम यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ हम 11 से मल्टीप्लाई कर दे, 11 6 66 और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दे और समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, ये हम घटा देंगे। तो समीकरण 1 में 6 से मल्टीप्लाई करने पर और समीकरण 2 में 11 से मल्टीप्लाई, एक दूसरे के गुणांकों से मल्टीप्लाई कर देंगे और घटा देंगे। देखो यहाँ हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, 11 6 कितने हो गए, 66 और 9 6 कितने हो गए, 54y और 6 चौक कितने हो गए, 24 और 0 मल्टीप्लाई होगी 0। पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 की यहाँ मल्टीप्लाई, 11 6 66, 6 की 9 में कर दी 9 6 54, 6 की 4 में कर दी 6 चौक 24। अब 11 के ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 66 x और माइनस के 11 पंजे 55y और 11 त्या कितने हो गए, 33 और बराबर में 0। अब क्या करने पर, घटाने पर। क्यों घटा देंगे, क्योंकि निशान अलग एक जैसे हैं, एक जैसे निशान होने की वजह से घटाएंगे और घटाने पे निशान इनके बदलेंगे। ठीक, ये 66x से 66x कैंसिल हो गया, 55y प्लस का 54y माइनस का, 55 में से 54 चले गए, 1y बचेगा। तो 1y है तो इसे ऐसे नहीं है कि आप 1 और फिर y लिखोगे, अब b भी 1y पड़ेगा इसे। 33 में से 24 चले गए, 13 में से 4 गए 9, बराबर कितना आ गया, 0। y बराबर, y का मान कितना आ गया, 9। तो y का ये मान कहाँ रख दोगे आप, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 क्या आएगी आपकी, ये रही, 11x तो सेम टू सेम रहेगा आपका यहाँ से, और फिर माइनस के 9y है तो 9 और y को हटा के कितना लिखेंगे हम, फिर 9 लिख देंगे।
और प्लस में कितना आएगा 4, 4 लिख देंगे, बराबर में कितना 0। देखो 11 एक सेम टू सेम, 9 नम कितना हो गए 81, और प्लस में कितना हो गया 4 बराबर 0। अब यहाँ क्या काम करोगे, 81 में से 4 चले गए तो माइनस के कितने बच गए 77 बराबर 0। 77 उधर जाके कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और 11 से कितनी बार कैंसिल करेगा 7 बार, तो x का मान कितना आ गया 7। अब y का मान तो हमारे पास 9 आया, x का मान 7 आया, तो भिन्न किसको मान के चले थे, इसलिए भिन्न बराबर x अपॉन वाई। अतः भिन्न क्या आएगी, इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न का फॉर्मूला क्या है, भिन्न बराबर x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू ऊपर रखेंगे और y की वैल्यू नीचे रख देंगे, जो कि कितनी आई थी 9। तो हमारे पास भिन्न जो आ गई वो 7/9 होगी। एक बार और देख लेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y होगा। भिन्न का फॉर्मूला होगा अंश अपॉन हर, यानी x अपॉन में y। प्रथम शर्त लिखेंगे कि इसने कहा कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगी। x में भी 2 जोड़ दिया, y में भी 2 जोड़ दिया और 9/11 के बराबर कर दिया। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, एक इक्वेशन आई। इसी तरीके से दूसरी शर्त में इसने कहा कि अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो हमने x में और y में 3 जोड़ दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ गई। अब इनके गुणांक इक्वल करने के लिए समीकरण 1 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और समीकरण 2 में 11 से मल्टीप्लाई करके फिर हमने घटा दिया, जिससे x वालों से x कैंसिल हो गए और y जब घटे तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया। y का ये मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में रखने पर ये 77 आया, इधर जाके ये प्लस का हो गया। 11 ने 77 को 7 बार कैंसिल कर दिया, x का मान आ गया 7। अब भिन्न का फॉर्मूला भिन्न बराबर अंश अपॉन हर, यानी x अपॉन में y। x का मान 7 आया था, y का मान 9, तो x ऊपर लिखा हुआ तो 7 ऊपर आ गया और 9 नीचे आ गया। इस तरह ये भिन्न निकल के आ गई। भिन्न के सारे सम्स इसके ऊपर होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आयु के ऊपर है। 5 वर्ष बाद, जब बाद की बात करेंगे और पश्चात की बात करेंगे तब आपका प्लस आवेगा, और जब पूर्व की या पहले की बात की जाएगी तब वहां माइनस आवेगा। देखो इसने कहा कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 3 से गुना करनी पड़ेगी। लेकिन 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हो पहले, पहले का मतलब हो माइनस करना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज आपको निकालनी है, इस तरह के क्वेश्चनों में वही मान के चलेंगे। जेकब और उसके पुत्र के बारे में बात की जा रही है यहां से, तो हम लिखेंगे माना जेकब की आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु। कितने साल मान लोगे, x वर्ष। ये इस तरह के क्वेश्चन है थ्योरेटिकल के, इनमें आप x y मान के चलोगे। माना जेकब के पुत्र की, अब यहाँ पुत्र की बात करें, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लोगे, y वर्ष मान लोगे। अब उसने देखो प्रथम शर्त क्या दी, फर्स्ट शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या क्या काम करना पड़ेगा। इसने कहा 5 साल पहले, 5 साल बाद, तो दोनों में क्या कर दोगे भाई, इधर तो जेकब है ये वाला और इधर क्या करोगे, देखो 5 साल बाद, दोनों में क्या कर दोगे 5 ऐड कर दोगे, y प्लस के 5। 5 साल बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी उसके पुत्र की आयु से, तो हम उसके पुत्र में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x प्लस के 5 बराबर 3y हो जाएगा और 3 पंजे कितना होगा 15 होगा। तो x तो सेम टू सेम, 3y इधर आके कैसा हो गया माइनस का हो गया, और 15 में से 5 जाके इधर कितना हो गया 10 बच गया। अब इसने कहा दूसरी शर्त के अनुसार, वो देखेंगे। दूसरी शर्त में कहा कि 5 वर्ष पूर्व, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। भाई जेकब में से भी घटा दिया हमने और उसके पुत्र में, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी उसकी आयु, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दी। x माइनस के 5 सेम टू सेम, 7 की y में मल्टीप्लाई कर दी, 7 पंजे कितना हो गया 35, तो x तो सेम टू सेम, 7y इधर आके माइनस का हो गया और माइनस के 35 सेम टू सेम, और ये 5 उधर जाकर प्लस होगा तो ये 7 30 बच जाएंगे। समीकरण कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब यहाँ देखो x का गुणांक इक्वल है पहले से, यहाँ भी x है और यहाँ भी एक x है, लेकिन है दोनों प्लस के, तो समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। समीकरण 1 और यहाँ लिख दो समीकरण 2 माइनस कर दिया। तो अब ऊपर नीचे रख के माइनस करोगे, x माइनस के 3y बराबर कितना 10 लिखोगे, और x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। अब ये माइनस करोगे, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 7y में से 3y चले गए तो कितने y बच गए 4y बच गए। 30 और 10 कितना होगा, ये हो गए आपके 40।
इसने इसे कैंसिल कर दिया कितनी बार, 10 बार, तो ये तो आ गया 10 निकल के। तो y का यह मान कहाँ रख दोगे आप, y का यह मान एक इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या आएगी, ये x माइनस के 3, 3 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 10 की, बराबर 10, 10 से कितने हो गए 30, 30 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा ये 40। इस तरह से जेकब की जो वर्तमान आयु आवेगी वो 40 वर्ष आवेगी, और इसके पुत्र की जो वर्तमान आयु आएगी तो जेकब की आ गई, और ये आवेगी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु होगी 10 वर्ष। ये आपका इस तरीके से एज वाले क्वेश्चन आपके निकलेंगे। और अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग, तो धनात्मक की बात कर रहा है और क्रमागत में इस तरह से लेंगे कि पहला x लेंगे, दूसरा x प्लस के 1 लेंगे। माना पहला क्रमागत, माना फर्स्ट क्रमागत संख्या या पूर्णांक एक ही बात है, तो ले लिया हमने फर्स्ट क्रमागत पूर्णांक x लिया, और सेकंड क्रमागत पूर्णांक क्या ले लिया हमने, x प्लस के कितना ले लिया 1। अब शर्त अनुसार इसने क्या कहा कि दोनों के वर्गों का जो उनके वर्गों का योग, शर्त अनुसार इसने कहा कि पहला क्रमागत पूर्णांक और प्लस में दूसरे क्रमागत पूर्णांक के वर्गों का, ये लिखा हुआ वर्गों का योग कितना आ रहा 365 के बराबर है, लिख दिया हमने ऐसा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर सेम टू सेम इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस के 1 और प्लस के 2x बराबर कितना आ जाएगा 365। एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, कितना हो गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और प्लस में 2x सेम टू सेम, ये 365 इधर आके कैसा हो जाएगा 1 में से माइनस हो जाएगा 365, बराबर में कितना बचा 0। तो यहाँ बचा आपका 2x स्क्वायर प्लस में 2x बचा, और माइनस के 365 में से 1 चला गया तो कितने बच गए 364, बराबर में कितना बचा 0। 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कट के ये कितना बचेगा, ये x बचेगा, और ये जब कैंसिल होगा 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, और ये कितना आएगा 0। अब इस एक के ऐसे फैक्टर करने, क्योंकि एक x है ना, गुना करके तो 182 आना चाहिए और घटा के कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अब इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा, और यहाँ करेंगे हम 14 में से अगर 13 घटा दें हम कितने बचेंगे 1 बचेगा, और 14 की 13 में मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आएगा। तो इस तरह से फैक्टर करेंगे हम, एक्स स्क्वायर सेम टू सेम 14 की x में गुना करेंगे 14x, और 13 की गुना करेंगे तो 13x आएगा, और माइनस के 182 बराबर में कितना आएगा 0। अब हम 2 में से कॉमन लेंगे, इन 2 में से कुछ चीज़ कॉमन लेंगे। देखो यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, तो हम इधर लिख लेंगे इसे x कॉमन लिखा हमने, और x कॉमन लेने के बाद एक x बचा, और प्लस था तो प्लस बचा, और x चला गया बाहर तो कितना बचा 14। यहाँ से दोनों में से माइनस भी कॉमन है और 13 भी कॉमन है, तो माइनस के 13 सेम टू सेम ऐसा ही ब्रैकेट यहाँ आएगा x प्लस के 14, और बराबर में कितना 0, तो लिखेंगे x प्लस के 14 और दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस के 13, और बराबर में कितना आया 0। अब लिखेंगे यदि x प्लस के 14 किसके बराबर है 0 के बराबर है, और x माइनस के 13 किसके बराबर है, ये भी 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आवेगी, क्योंकि प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का है तो ये जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला ही हम पूर्णांक लेंगे यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट पूर्णांक, इसलिए पहला पूर्णांक कितना आ गया फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक की बात की जा रही, धनात्मक पूर्णांक कितना होगा फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि x का मान कितना आएगा 13, तो ये आ गया। और सेकंड धनात्मक पूर्णांक कितना आएगा, क्योंकि x प्लस के 1 एक ज़्यादा आना चाहिए, तो 13 रे कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 14। तो दो धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हैं जिनके वर्गों का योग कितना आना है 365 आना है। इस तरीके से करेंगे, लेकिन जब खाली क्रमागत की बात की जा रही तो ऐसे ले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ धनात्मक सम या विषम पूर्णांक की बात करें,
यहाँ सम की बात करेगा तो धनात्मक पूर्णांक हम एक तो लेंगे 2x और दूसरा लेंगे हम 2x प्लस के 2। लेकिन जब यही काम विषम पूर्णांक के लिए किया जाए तो हम फिर क्या लेंगे, 2x प्लस के 1 लेंगे पहला पूर्णांक और दूसरा लेंगे 2x प्लस के 3। इस तरीके से मान के चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, बस धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे और खाली ना तो सम की बात करी ना विषम की, एक को x ले लेंगे दूसरे को x प्लस के 1 लेंगे। लेकिन जब सम की बात करेगा तो पहले को 2x लेंगे दूसरे को 2x प्लस के 2 लेंगे। लेकिन जब विषम की बात करेगा तो पहले को 2x प्लस के 1 लेंगे और दूसरे को 2x प्लस के 3 लेंगे। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। फिर अगला देखो जाए तो 2x प्लस के 5 लेंगे, फिर 2x प्लस के 7 लेंगे। ऐसे यहाँ 2x प्लस के 2, 2x प्लस के 4, 2x प्लस के 6। और लेकिन जब खाली ना तो यहाँ सम की ना विषम की बात की जाए, ओनली धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए, पहला x लेंगे तो दूसरा x प्लस के 1, तीसरा x प्लस के 2, फिर उसके बाद x प्लस के 3। इस तरीके से लेते हुए चले जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में दी हुई है, उसका व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, और अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 होगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। केवल एक की बात की जा रही तो हम मान के चलेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु। कैसे लिखोगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितनी लिखोगे आप इसमें, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x, और वर्ष उसने कहा पहले के वर्ष में है, इतने वर्ष है। देखो इसने कहा कि 3 साल पहले, तो इस x में से क्या करोगे, पहले की बात करी तो माइनस, और फिर उसने कहा कि अब से 5 साल बाद, तो इसमें क्या कर दिया आपने, 5 जोड़ दिया। इस आयु का व्युत्क्रम देखो क्या करोगे, व्युत्क्रम का मतलब है 1 के अपॉन में लिख देना और उसका योग, इनके व्युत्क्रमों का योग जोड़ दिया। किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। अब इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। तो इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि डिफरेंट है संख्या आ रही यहाँ पे, x माइनस के 3 लिखोगे और दूसरे ब्रैकेट में लोगे x प्लस के 5। इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये x प्लस के 5 हो गया और ये प्लस x माइनस के कितना हो गया, 3 हो गया, और बराबर में 1/, कितना आ गया 3। एक x ये रहा, दोनों x प्लस के हैं तो 2x हो गया, और 5 में से 3 चले गए, कितना आ गया, 2 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की x में करेंगे, फिर इसी x की 5 में करेंगे, तो x की x में करेंगे x² हुआ, x की 5 में करेंगे तो 5x हुआ, फिर 3 के x में करेंगे तो माइनस के 3x, 3 की 5 में करेंगे 3 पंजे 15, और बराबर में 1/3, ये सेम टू सेम ये वाला। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, लेकिन पहले आप क्या करोगे, नीचे वाले को अगर जुड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे और घट रहे हैं तो घटाएंगे। x² सेम टू सेम, और इस 5x में से 3x चला गया तो कितने बचे, 2x बचे, और माइनस के 15 बराबर 1/3। इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे और इसकी इधर करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया, 6x हो जाएगा, 3 की 2 में करेंगे 3 दूनी 6। इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, x² एकम x² प्लस 2x एकम 2x और माइनस के 15 एकम 15। ये वाली इक्वेशन इधर, ये वाले नंबर सेम रहेंगे और ये वाले इधर जाके माइनस हो जाएंगे। देखो अब कैसे लिखोगे आप, यहाँ x² सेम टू सेम लिख दिया, 2x फिर सेम टू सेम लिख दिया, माइनस के 15 ये भी सेम टू सेम लिख दिया, 6x इधर आके माइनस हुआ, और खाली जो 6 लिखा हुआ था ये भी इधर आके माइनस हो गया, बराबर में 0 बची। x² सेम टू सेम, देखो 6x में से 4x चला गया तो माइनस के कितने बचेंगे, 4x 15 ये रहे और 6 ये रहे, कितने हो गए माइनस के 21 हो गए, बराबर में 0। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर करो कि गुना करके तो आपका 21 आ जाए और घटा के कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखो 7 या कितने हो, 21 और 7 में से अगर 3 चले जाएंगे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो इसके फैक्टर होंगे 7 माइनस के 3 और x माइनस 21 बराबर 0। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ ध्यान दो, देखो 7 की x में ये 7x होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 7x, यहाँ 3x होगा माइनस का, और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस के 3x, और माइनस के 21 बराबर में कितना आएगा, 0। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या लिखोगे, x माइनस के 7। यहाँ से 3 कॉमन होगा तो क्या लिखोगे, x माइनस के 7 बराबर में कितना लिखोगे, 0।
ये वाला ब्रैकेट और ये वाला सेम सेम आ गया, तो इन दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस के साथ। दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस के 3 बराबर 0। अब लिखोगे यदि x माइनस के साथ ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर है, और कॉमा लगा के लिखोगे x प्लस के 3 ये भी किसके बराबर है, 0 के, तो x का मान इधर से कितना निकल के आने वाला, माइनस है तो इधर जाके प्लस होगा, और प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया। और ये ऋणात्मक चिन्ह होने के कारण इसे छोड़ देंगे। ऋणात्मक है तो x का मान कितना आ गया, 7, और हमने निकालनी थी रहमान की वर्तमान आयु, तो आप लिखोगे अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी, कितना आया उसका, x का मान 7 आया, हम यहाँ x मान के चले थे, तो आप क्या लिखोगे, 7 वर्ष होगी। ये आपका आंसर आ गया। और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा एक नाव की शांत जल में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर में पूछा जाता है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में, यानी कि 30 किलोमीटर तो धारा की दिशा में जा रही है और 30 किलोमीटर फिर वापस आ रही है, कितना टाइम ले रही, 4 घंटे 30 मिनट का टाइम लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जिसकी चाल निकालनी हो, जैसे आयु वाले में आयु निकालनी, और उसमें नाव वाले में ये जो चाल निकालनी चाल को, और इसके अलावा जो संख्या निकालनी है उन्हीं को मान के चलेंगे। जैसे इसने कहा कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप लिखोगे माना धारा की चाल, माना धारा की चाल कितनी मान लोगे आप यहाँ पे, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिया आपने। देखो माना धारा की चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की शांत जल में चाल, नाव की चाल कितनी होगी, यहाँ से नाव की चाल शांत जल की बात कर रहे हैं, तो कितनी होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से लिख लो चाहे आप, किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद देखो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी, ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर, धारा की दिशा में जाएगी तो प्लस होगा, और धारा के विपरीत चलेगी, अपोजिट साइड में चलेगी तो माइनस होगा। इसलिए आप क्या लिखोगे, नाव की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में, दिशा की बात कर रहे हैं ना, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल कितनी हो जाएगी, नाव की चाल भाई यहाँ 15 है, और चाल धारा की चाल x हैगी, और नाव की कितनी हैगी 15, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस के x किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस तरीके से निकल के आएगा। और उसके बाद अगर हम धारा की विपरीत दिशा की बात करें, यानी उल्टी दिशा की बात करें, विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या करोगे, 15 माइनस के x किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस तरीके से निकल के आएगी। और कुल लगा समय कितना होगा, कुल लगा समय कितना है, कुल लगा समय, कुल लगा समय होगा 4 घंटे। और 4 घंटे को कैसे लिखोगे, 30 मिनट को क्या लिखोगे, 1/2 घंटा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 घंटे लग रहे कुल टाइम, याद रखना। ये 4 को कैसे लिखा हमने, 4 घंटे तो सेम टू सेम, लेकिन 30 मिनट का मतलब आधा घंटा हो, तो इसलिए हमने 1/2 लिखा, इसकी मल्टीप्लाई करी, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 कितना हो गया 2 घंटे, कुल टाइम ये लग रहा। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर हम समय की बात करें कि समय बराबर, समय यानी t1 बराबर और दूरी बटे चाल, ये किसकी बात कर रहे हैं, दूरी बटे चाल, ये उस वाले की बात कर रहे हैं हम, दूरी बटे चाल। ये तो t1 सेम टू सेम है, जब धारा की दिशा में जा रही, धारा की दिशा में दूरी कितनी होगी, दूरी होगी आपकी 30 किलोमीटर जाने पर, तो आपने लिख दिया 30 किलोमीटर, और चाल कितनी होगी यहाँ पे आके 15 प्लस के x, इसको इक्वेशन आप 1 बनाओगे। इसी तरह धारा के विपरीत दिशा में जाने पर t2 बराबर 30 और बटे में कितना होगा 15 माइनस के x, और इसको इक्वेशन कितनी बनावेंगे 2, तो कुल लगा समय कितना हो जाएगा, कुल समय कैसे लिखोगे, कुल समय को, कुल समय बराबर t1 प्लस के t2, यानी कि ये दोनों समीकरण x और समीकरण 2 से लिखोगे, और यहाँ कुल समय कितना लिखोगे 9/2 लिखोगे, और t1 का मान कितना आएगा 30, और बटे में 15 प्लस के कितना हो जाएगा x, और ये होगा 30, और अपॉन में कितना होगा 15 माइनस के
एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अब ये देखो थोड़ा सा ये इधर करना पड़ेगा हमें। क्या करोगे, इसमें से 30 कॉमन ले लोगे, 9/2 तो सेम टू सेम। अब क्या करोगे, 30 कॉमन लेने के बाद 30 कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा 1/15 प्लस के x बचा, और यहाँ 1/15 माइनस के x बच गया। अब क्या करोगे, 9/2 सेम टू सेम बराबर में 30 सेम, इसका एलसीएम लेंगे, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, 15 का वर्ग करोगे, और x का क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, यहाँ तो 15 माइनस के x होगा और यहाँ कितना होगा 15 प्लस के x हो जाएगा। अब x से x कैंसिल हो गया, बात समझ में आई। 9/2 इधर वाला सेम टू सेम, और ये 30 सेम टू सेम, 15 और 15 ये भी कितने हो गए 30 हो गए, और ये वाला कितना होगा 15 का वर्ग हो गया हमारा 225, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो अब कितना होगा ये 9/2 फिर सेम टू सेम, 30 की 30 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900, और ये कितना आएगा 225 माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो 9 ने इसे कैंसिल कर दिया और इसे कितनी बार कैंसिल कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये कितना हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना होगा यह 200, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। 225 में से कितना माइनस कर दोगे आप, 200 माइनस कर दोगे एक्स स्क्वायर, तो कितना बचेगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर। अब ये वर्ग इसके ऊपर वर्गमूल में जाएगा तो एक्स का मान कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालनी थी धारा की चाल, इसलिए धारा की चाल कितनी होगी, अतः धारा की चाल कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आया निकल के। देखो एक बार वो, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें धारा की चाल निकालनी, तो सबसे पहले हम धारा की चाल मान के चलेंगे, फिर नाव की चाल ये दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल होगी 15 प्लस के एक्स की होगी, क्योंकि एक तो नाव की चाल हो गई और दूसरी चाल हो गई आपकी धारा की, तो दोनों की ऐड हो जाएगी। उसके बाद विपरीत दिशा में चल रहे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 15 माइनस के एक्स, तो कुल लगा समय कितना आएगा 4 घंटे और 30 मिनट लग रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सके 4 + 1/2, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 9/2 घंटे हो गए, यानी 4.5 घंटे। अब कुल समय का फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल। ये कौन सा फॉर्मूला, ये कब लगा, धारा की दिशा में लगा, ये टाइम ये वाला धारा की दिशा में, धारा की दिशा में लगा ये समय, और ये वाला जो टाइम था T2 वाला ये धारा के विपरीत लगा था, इसलिए इसे माइनस है, धारा की विपरीत दिशा में लगा ये वाला टाइम, विपरीत दिशा में। अब लिख लिया हमने, और कुल टाइम कितना होगा T1 प्लस के T2, दोनों टाइम को जोड़ लिया, कुल टाइम कितना था 9/2, और इसका फिर हमने ऊपर से 30 कॉमन लिया, और फिर उसके बाद इनका एलसीएम लिया, लेने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 9 ने इसे कैंसिल कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 200 में 225 में से 200 माइनस हो गया तो 25 बचा, इसका वर्गमूल ले लिया, एक्स का मान 5 आ गया, तो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखो वर्ग की बात की जा रही इसमें, यानी एक वर्ग अगर देखा जाए तो एक वर्ग ये वाला, सपोज करो एक वर्ग ये है हमारे पास, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हैगी x मीटर की हैगी, क्योंकि मीटर में बात कर रहा। और दूसरा वर्ग आपने ये मान लिया कि आपके पास एक वर्ग और ये हैगा, और इसकी हैगी कितनी y मीटर हैगी। तो इसने देखो इसने कहा कि दो वर्गों का क्षेत्रफल है और उनका योग, तो वर्ग का पहले वर्ग का क्षेत्रफल माना, तो सबसे पहली चीज़ क्या मान लोगे, माना फर्स्ट वर्ग की भुजा, फर्स्ट वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वर्ग की भुजा जो होगी वो x मीटर मान लिया आपने, और माना सेकंड वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी मान लिया आपने, y मीटर आ गई। अब प्रश्न के अनुसार इसने क्या कहा, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में क्या दिया, प्रथम शर्त अनुसार, इसने प्रथम शर्त के अनुसार ये दिया कि जो इनके वर्गों का योग था, क्योंकि इसका जो होगा वर्ग का क्षेत्रफल इसका होगा भुजा का स्क्वायर, तो पहले वर्ग का योग, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा 468। इसको इक्वेशन कितनी मान ली हमने, फर्स्ट मान ली। अब देखो सेकंड शर्त अनुसार क्या कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहा इसने
के दूसरी शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार इसने कहा परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप होगा 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप होगा 4y, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप होगा 4 गुना भुजा होता है और पहले वर्ग की भुजा x है इसलिए 4x हुआ और ये 4y। उनका अंतर कितना आया 24। 4 को सबसे डिवाइड कर देंगे 4 से, x माइनस के y और 4 छिंग 24, y इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस के कितना आ गया y आ गया। इसे इक्वेशन कितनी बना लोगे, फर्स्ट बना लोगे। और x का यह मान कहाँ रखोगे आप, x का यह मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर x का ये मान समीकरण 1 में यहाँ रख दो, x को हटा के 6 और प्लस के y लिख दिया आपने, और वर्ग हो रहा था इसलिए वर्ग करेंगे, और ये प्लस में आपका वाई स्क्वायर है और बराबर में कितना है 468। यहाँ इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, 6 का वर्ग 36 हुआ और ये y का स्क्वायर और 6 दूनी 12 और y हो गया, और प्लस में y स्क्वायर और ये 468 इधर आके कैसा हो गया, ये माइनस का हो गया, बराबर में 0। अब देखो y स्क्वायर कितने हो गए, ये हो गए 2y स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 12y हो गया। 468 में से 36 घटा दो, 8 में से 6 गए कितने बचे 2, 6 में से 3 गए कितने बचे 3 और ये 4 बराबर 0। अब ये देखो 2 से सबको डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर 2 छिंग 12 और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 बराबर 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 216 आ जावे और घटाने पे कितना आ जावे 6 आ जावे। तो क्या करोगे आगे देखो 216 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर करोगे 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 2 चौक 8 हो गया और 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 सत्ते कितना हो गया 14। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया 3 नम 27 और 3 तिया 9 और फिर क्या लिखोगे 3 तिया 3 एकम 3। अब देखो इसके फैक्टर का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और हमें क्या करना 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब इसके फैक्टर होंगे आपके वाई स्क्वायर प्लस के कितना होगा 18 में से 12 घटा दो तो कितना आएगा 6 और 18 की 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। तो वाई स्क्वायर लिखोगे 18y लिखोगे और माइनस के 12y और माइनस के 216 बराबर में कितना आएगा 0। अब उसके बाद कॉमन लोगे y प्लस के 18 कॉमन ले लिया, यहाँ से 12 कॉमन लोगे y प्लस के कितना आ जाएगा 18 बराबर में कितना आया 0। तो ये आया y प्लस के 18 और y माइनस के कितना आया 12 बराबर में कितना आया 0। तो यहाँ से तो माइनस का होगा, यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा प्लस में 12। y का जो मान आया ये कहाँ रख दोगे आप समीकरण 1 में रख दोगे। समीकरण 1 में रखने पे x का मान कितना आएगा, देखो यहाँ से 6 प्लस के 12 कितना हुआ 18। इस तरीके से आप क्या होगे, इसने कहा था कि दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए, x का मान कितना आया 18 और y का मान कितना आया ये, इसलिए पहले वर्ग की जो भुजा कितनी आ गई 18 मीटर आ गई और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई 12 मीटर आ गई। ये आंसर होगा। इसे नीचे जाके ये दोनों लाइनें लिखोगे आप, इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a और b क्रम से -2 -2 2 माइनस के 4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। अब ये ध्यान रखना है आपको किस तरीके से करोगे। देखो A और B क्रम से बिंदु हैं, ये देखो ये पहला पॉइंट तो हो गया आपका A और दूसरे वाले को सपोज करो मान लो B और ये वाला A के निर्देशांक है 2 माइनस के 2 और इसके B के निर्देशांक कितने दे दिए 2 और माइनस के कितना हुआ 4। और देखो इसने कहा कि इस रेखा पे कोई बिंदु P है कहीं को, यहाँ मान लिया कि हमारा P बिंदु यहाँ है। अब ध्यान देंगे इस चीज़ के ऊपर। देखो इसने कहा कि AP बराबर किसके है 3/7 AB के है। अब क्या करोगे AB इसके नीचे आएगा तो AP अपॉन में कितना AB बराबर कितना 3/7 यानी AP का जो मान आया वो कितना 3 और AB का जो मान आया वो कितना आया 7। देखो AP यहाँ से यहाँ तक ही तो है ये AP, इसका मान आ गया 3। अब उसके बाद ये टोटल जो मान दिया यहाँ से यहाँ तक के 7 दिया, 7 में से अगर 3 घटा दो तो यहाँ से यहाँ तक के मान निकल के आ जाएगा ना ये वाला, जिसे आप क्या बोल लोगे PB। तो आप क्या लिखोगे PB बराबर
इसमें से 7 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आया, 4 आया। तो आपका ये तो हो गया x1 और ये हो गया ये आपका x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 और ये m1 हुआ और ये कौन सा हुआ, m2 हुआ। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। P रेखाखंड पर स्थित है और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो आप लिखोगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, अंत विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक यहाँ लिखोगे अंत विभाजित, अंत विभाजित करने वाले। तो कैपिटल X बराबर कितना होगा, m1 x2 प्लस m2 और x1 अपोन में क्या लिखोगे, m1 प्लस के m2। तो यहाँ लिखोगे m1 का मान कितना आएगा 3 और x2 का मान कितना है, x2 का 2, m2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना है -2। और नीचे कितना लिखोगे 3 प्लस के 4, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ देख लेंगे हम इसे। 3 दूनी कितना आया 6 और 4 दूनी 8 आया, 4 और 3 7, तो कितना आ गया -8 में से 6 चले गए, -2 बचे और 7, ये कैपिटल X का मान आया। इसी तरीके से आप निकालोगे किसका, y का निकालोगे, क्योंकि y के भी तो निकाल लग रहे हैं, m1 और y2 प्लस क्या लिखोगे m2 और y1 और अपोन में m1 प्लस के m2। m1 का मान कितना हुआ 3 और y2 का मान कितना हुआ -4, m2 का मान कितना हुआ 4 और y1 का मान कितना हुआ -2। और लिखोगे आप नीचे 3 प्लस के 4, क्योंकि m1 का मान 3 है और m2 का मान 4 है। 4 ते कितने हो गए 12 और 4 दूनी 8 हो गए, 4 और 3 7, 12 और 8 कितने हो गए -20 और नीचे 7 हो गए। ये y का मान है। इसलिए बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे ये होंगे आपके -2/7 और -20/7 होंगे। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। इसलिए P के निर्देशांक ये हो गए -2/7 और -20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में DE पैरेलल है, यानी कि समांतर है BC के। ये जो आपका DE दिया हुआ है ये BC के समांतर है और AD का जो मान है यहाँ से यहाँ तक के 3 सेंटीमीटर है, और फिर दिया BD का जो मान है DB का 4 सेंटीमीटर, AE का मान 6 सेंटीमीटर दिया और EC का मान निकालना। देखो अब किस किस का मान दिया, AD का मान कितना दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया, उसके बाद DB का मान कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, AE का मान कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर। सपोज करो आप इसको x सेंटीमीटर मान लो। अब एक प्रमेय थी हमारे पास आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय, उसमें जो भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय से। देखो क्या होगी, इसको लिखोगे आप AD अपोन में क्या लिखोगे B और D बराबर क्या लिखोगे AE और अपोन में क्या लिखोगे EC। तो AD का मान आपने लिख दिया 3 और BD का मान कितना आएगा 4 बराबर में AE का मान कितना 6 और इसका मान आपने क्या लिख दिया x। अब देखो 3 ने कैंसिल कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो ये कितना आ गया 1/4 बराबर 2/x। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी इधर, x एकम x और 4 दूनी 8। तो इस तरीके से x का जो मान आया यानी EC का जो मान आया, EC का मान जो निकल के आ गया वो 8 सेंटीमीटर आया। यही ज्ञात करना था कि बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, ये क्वेश्चन दिया। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 निकालना है आपको चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखोगे आप R का मान कितना दिया यहाँ से 21 सेंटीमीटर और कोण थीटा का मान कितना दिया यहाँ से 60 डिग्री दिया। देखो जैसे हमने सर्किल पहले ही बना लिया था, तो इसको क्या लिखोगे, हो गया इसका त्रिज्या खंड, ये होगी इसकी चाप की लंबाई। तो सबसे पहले हम चाप की लंबाई निकालेंगे। नंबर 1 चीज़ निकालनी है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा θ/360 गुना 2
पाई आर, ये इसका फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू कितनी है कि 60 और नीचे कितना है 360 और 2 सेम टू सेम, पाई का मान कितना हो गया 22/7 और आर कितना आएगा आपका 21। 0 ने 0 को कैंसिल कर दिया, 6 ने 36 को 6 बार कैंसिल कर दिया, 7 ने इसे कैंसिल कर दिया कितनी बार 3 बार, 3 ने इसे कैंसिल कर दिया 2 बार, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया तो आपका बचा 22। तो आपके जो चाप की लंबाई आई वो 22 सेंटीमीटर आ गई है यहाँ से यहाँ तक के। समझ में आई बात ये। उसके बाद अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे इसी के अंदर। इसने कहा कि आप चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। ये जो त्रिज्या खंड है ना ये वाला देखो, इसका क्षेत्रफल निकालना। इसका फॉर्मूला अलग रहेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का। तो आप कैसे निकालोगे इसे, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 और नीचे कितना आएगा 360 और गुना पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7 और आर की वैल्यू कितनी आएगी 21। तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर हो रहा। 0 ने 0 कैंसिल कर दिया, 6 ने 36 को कैंसिल कर दिया 6 बार, 7 ने 21 को कैंसिल कर दिया 3 बार, 3 ने 6 को कैंसिल कर दिया 2 बार, 2 ने 22 को कैंसिल कर दिया 11 बार। तो अब आपका आया 11 गुना 21, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और एक कितना हो गया 23। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब उसके बाद इसने कहा कि जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर यहाँ कोई जीवा होती, जैसे ये वाली जीवा, ये देखो ये वाली, और इससे जो एरिया बचा नीचे वाला, ये लघु वृत्तखंड बोलेंगे इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा देखो, थीटा बटे 360 और गुना पाई आर स्क्वायर माइनस रहेगा 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला रहेगा इसका। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 हैगी और ये 360 रहेगा और पाई की वैल्यू कितनी 22/7 रहेगी और आर की वैल्यू 21 हैगी। तो 2 बार लिखेंगे 1/2 सेम टू सेम, साइन भी सेम टू सेम, थीटा की वैल्यू 60 होगी और आर की वैल्यू कितनी होगी 21। तो कितनी बार लिखोगे आप इसे 2 बार। इसका जो अभी हमने कैलकुलेशन की है 2 से 31 आया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 से 31 -1/2 सेम टू सेम, साइन 60 का मान हो गया √3/2 और 21 की 21 में गुना करके कितना आ गया 441। ये 231 सेम टू सेम और √3 की वैल्यू होगी 1.73 और 441 सेम टू सेम और 2 दूनी कितना हो गया 4, इसका एलसीएम लेंगे, 4 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9। अब जब हम 1.73 की 441 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 762 पॉइंट, कितना आएगा 762 पॉइंट और 93 आएगा ये मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे। देखो ये पॉइंट लगा के 0 में से 10 में से 3 चला गया, 7, 9 में से 9 गए 0 और पॉइंट लगा, फिर यहाँ 3, 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ कितना 12 में से 6 गए 6 बचे और यहाँ कितने बचे 8, 8 में 7 गए 1 बचा और नीचे कितना 4। अब ये इसको डिवाइड करेगा कितनी बार, 4 चौक 16 और फिर 0 आएगी और एक इधर जाके कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और फिर उसके बाद 2 बचेंगे, 4 सत्ते 4 छिंग 24 हो जाएगा और फिर कितने बचेंगे 4 सत्ते 28। तो इस तरीके से ये ऐसा आएगा निकल के 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। देखो यहाँ से हमें कैलकुलेशन करनी है, आप इधर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जैसे आपका बिल्कुल सिंपल वाला तरीका होता है, 441 की 173 में मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 डिजिट के बाद आप मल्टीप्लाई ये पॉइंट लगा दोगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, फिर इसमें से ये माइनस कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे सिंपली, तो ये निकल के आएगा। और हमें तीसरा अंक को छोड़ना है और अगर ये तीसरा अंक जो है 4 से ज़्यादा है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आ गया। ये त्रिज्या खंड के क्षेत्र, देखो एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, एक खिलौना है और उसकी त्रिज्या कितनी हैगी, एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या, ऐसे लिखोगे अर्धगोला
और किसकी, शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कितनी है, सेम है। शंकु की त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की सेम है, तो r बराबर कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ये याद रखना आपको। ये किस तरीके से हमने ये निकाल लिया। उसके बाद इसने कहा कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी, 15.5, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो त्रिज्या है इसकी, ये इसकी हाइट भी कहलाएगी। तो इसमें से जब ये घटा देंगे तो शंकु की कितनी ऊंचाई आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी होगी, 15.5 में से कितना घटा देंगे हम, 3.5। तो इस तरीके से निकल के आएगी 12 सेंटीमीटर। तो आप इससे क्या निकाल लोगे, देखो ये वाली जो इसकी हाइट आ गई है, ये कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब आपको ये निकालनी है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पाई आर एल चाहिए। तो ये तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला L बराबर √r² और प्लस में कितना होगा, h² होगा। पहले सारी चीज़ें निकाल लेंगे और फिर बारी बारी से हम एक एक फॉर्मूला रखेंगे और आंसर करते चले जाएंगे। r का मान कितना, 3.5 स्क्वायर हो रहा, 12 h का मान है, इसका मान लिख दिया 3.5 यानी 35 का वर्ग होगा 1225। आपने लिख दिया 1225, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया। 12 का वर्ग हो गया 144 और इसको ऐड कर देंगे अब हम, 0.25 है तो सेम टू सेम, 4 और 2 कितने हो गए 6, 4 और 1 कितने हो गए 5 और ये कितना हो गया 1। इस तरीके से ये किसका वर्गमूल आया, इसका वर्गमूल लेंगे, ये 125 का वर्गमूल है। तो आप क्या लिखोगे 12.5, ये L का मान आ गया निकल के। अब देखो इसने क्या कहा, ये जो खिलौना बना हुआ है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहली चीज़ हम अलग अलग निकाल लेंगे और पहले हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr²। तो 2 तो सेम टू सेम, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 3.5। इसको 2 बार लिखेंगे, इसने इसे कैंसिल कर दिया कितनी बार, 5 बार। 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 2 तो सेम टू सेम, 35 दूनी कितने हो गए 70। कैसे लिखोगे इसे, देखो 35 की 2 में गुना करेंगे यानी 3.5 की ये 70 आएगा यानी कि 7.0। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आएगा, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट। अब ये कितना होगा, 11 सत्ते कितना हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया जो आपको वाइट वाइट नजर आ रहा। अब उसके बाद क्या निकालोगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का अलग अलग निकालेंगे फिर ऐड कर देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, πr/l। पाई का मान 22/7, r का मान कितना 3.5 और l का मान कितना आता 12.5। तो क्या लिखोगे 12.5। 7 ने इसे कैंसिल कर दिया, 5 बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से। अब देखो 11 पंजे कितने हो गए 55 और फिर हासिल के कितने रह गए 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितने हो गए 27, 11 एकम 11 और 2 कितने हो गए 13। तो आया है 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लिखोगे खिलौने का कुल क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे अर्धगोले का क्षेत्रफल और शंकु का, दोनों को ऐड कर दोगे 77 और इसका कितना 137.5। 0.5 तो सेम टू सेम, 7 और 7 कितने हो गए 14 और 7 और 3 10 और हासिल का 1 लगा 11 और फिर 1 और 1 हासिल का 214.5 सेंटीमीटर उसके रहा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि कल ये देखने को आपको मिलेगा।